सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं RTE 2009 के बारे में। अगर आप CGTET, CTET, शिक्षक भर्ती या प्री DLED की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। मैंने इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को लिखा है जिनसे प्रश्न बनते हैं। आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जी हाँ, RTE 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। बहुत सारे PDF में 39 धारा लिखी होती है, तो धारा 39 नहीं है, आपको याद रखना है धारा 38 है, 38 है। एक अनुसूची है जिसको मिला करके 39 हो जाता है। तो RTE 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धारा है और एक अनुसूची है। के देश पर आते हैं। बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला हमारा भारत 135वां नंबर का देश बना जिसने बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। ये भी प्रश्न पूछता है। आगे RTE 2009 का अगर पूरा नाम पूछता है तो आपको याद रखना है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये है RTE का पूरा नाम। कुछ इम्पोर्टेंट तिथि हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है, तो याद रखना है निर्माण। अगर हम RTE 2009 के निर्माण की बात करें तो 12 दिसंबर 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे कहते हैं आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तारीखों को आपको याद रखना है। निर्माण की तिथि है 12 दिसंबर 2002, 86वां संविधान संशोधन, 21A आर्टिकल जोड़ा गया और इसकी चर्चा आपको मिल जाएगी, इसकी बात आपको मिल जाएगी भाग 3 में। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर डालते हैं। अलग अलग पेपर में पूछी गई है। 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में पारित, 4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित, 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, 27 अगस्त 2009 गजट में प्रकाशन हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरा देश में RTE 2009 लागू हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम RTE में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, उनको मैंने पहले लिखकर कवर करने की कोशिश की है। जैसे अब अगर बात करें शैक्षणिक कार्य दिवस और समय की, तो प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45 घंटे बताए गए हैं। ये बहुत बार प्रश्न में पूछे गए हैं। प्रति सप्ताह कार्य अगर पूछा जाए तो 45 घंटे दिया गया है। 1 से 5 में अगर वर्ष में कार्य दिवस पूछा जाए तो 200 दिन है और अगर घंटे में पूछा जाए तो एक दिन में 4 घंटा है प्राथमिक में, तो एक वर्ष में 200 दिन का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 800 घंटे हैं। तो अगर प्राथमिक में 1 से 5 में वर्ष में कार्य दिवस पूछा जाए तो 200 और घंटे में पूछा जाए तो 800 है। इसी प्रकार माध्यमिक में 6 से 8 में, माध्यमिक में अर्थात 6 से 8 कक्षा में वर्ष में कार्य दिवस 220 दिन है और घंटों में पूछा जाए तो 1000 घंटे है, क्योंकि माध्यमिक में प्रतिदिन कार्य घंटे जो है वो 4.5 घंटे, मतलब 4 1/2 घंटे है, अर्थात 4.5 घंटे। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आगे हैं। RTE 2009 के कुछ उद्देश्य बनाए गए थे। आइए उन उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। RTE 2009 के उद्देश्य हैं 6 से 14 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। पर पॉइंट ये भी है कि अगर दिव्यांग बच्चा है तो 6 से 14 की जगह 6 से 18 वर्ष लेना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, यही मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, जिसको कोई उससे छीन
ना सके और इसीलिए इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। तो निश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही हो और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि शिक्षा हर किसी तक पहुंचे, हर नुक्कड़ तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर कस्बे तक, कोई भी बच्चा इससे अछूता ना हो। इस प्रकार के उद्देश्य से किसी तक पहुंचाना, सार्वभौमिकरण करना, जन जन तक पहुंचाना। आगे है, अब हम अध्यायवार बात करते हैं। हमने पढ़ा कि आरटीई 2009 में कुल 7 अध्याय हैं। उनमें से जो पहला अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक प्रस्तावना। प्रारंभिक प्रस्तावना यानी अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, काम का विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। तो इस पॉइंट से, अध्याय 1 से आरटीई 2009 का पूरा नाम पूछा जाता है तो मैंने पूरा नाम तो आपको बचा रखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि ऊपर यहाँ इंग्लिश में लिखा भी है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो अध्याय 1 में प्रारंभिक प्रस्तावना में नाम का जिक्र है और कुछ शब्दावलियां और उनकी परिभाषाएं अध्याय 1 में दी गई है। अब बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अध्याय 2 में आता है धारा 3, 4 और 5। अध्याय 2 की धारा 3 कहती है, अध्याय 2 की धारा 3 कहती है निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार कोई शुल्क बच्चे से नहीं लिया जाना है। ये बात कही गई है धारा 3 में कि निःशुल्क बच्चे को शिक्षा देनी है। अध्याय 4 में है आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश दिया जाना है। जिस तरह आप सभी को ज्ञात है कि हम प्राथमिक शाला में बच्चे को 6 वर्ष होने पर कक्षा 1 में एडमिशन करते हैं। तो धारा 4 में कहा गया है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाना है। धारा 5 कहती है कि स्थानांतरण या टीसी प्राप्त करने का अधिकार बच्चे को है। अगर बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, भले ही उसका एडमिशन आरटीई से हुआ हो, फिर भी उस स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का कोई व्यक्ति उसे टीसी देने से, जो जिसके अधिकार में है, वो उसको टीसी प्रदान करेगा ही करेगा अगर बच्चा टीसी प्राप्त करना चाहता है। टीसी प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है, आप उसे टीसी से वंचित नहीं कर सकते अगर वो उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहा है। अब आते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य। इस पॉइंट से ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, पर फिर भी हम इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। विद्यालय की स्थापना करना किसका कर्तव्य है? तो स्थानीय प्राधिकारी का और समुचित सरकार का। प्राथमिक विद्यालय की जो अधिकतम दूरी है वो उस बसाहट से, उस गांव से 1 किलोमीटर के अंतराल होनी चाहिए। और साथियों ये भी बता दें कि इसी नियम से छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले गए थे, लेकिन राज्य सरकार अब अपने थोड़े से अधिकार का उपयोग करते हुए स्कूलों को आपस में मर्ज कर रही है, जिससे आरटी से बनाए गए इस अच्छे नियम, जिसके कारण पूरे बसाहट के पास स्कूल खुल गए थे और विद्यार्थियों को आने जाने में समस्या नहीं हो रही थी, उसको समस्या बनाने में लगी हुई है। क्योंकि हर 1 किलोमीटर में स्कूल होता था तो पास में है करके बच्चों की संख्या ठीक ठाक वहाँ हो जाती थी, और अब उसको मर्ज करके दूर दूर जाना पड़ेगा। मर्ज कर दिए गए हैं स्कूलों को तो दूर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के अंतराल में बनाने के नियम थे। तो माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो आरटी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर में होने चाहिए और प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और विशेष यह भी कह दिया गया था कि प्रत्येक बसाहट के पास 3 वर्ष के अंदर स्कूल बन जाने चाहिए। देखिए कितना अच्छा नियम कहा गया था कि 3 वर्ष के अंदर, आरटी के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसाहट के पास विद्यालय हो जाना चाहिए, ऐसा निर्देश था। इसी के आधार पर स्कूल खोले गए थे
पर छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य कि युक्ति युक्तकरण के नाम से इन स्कूलों को आपस में मर्ज करके स्कूलों की संख्या कम की जा रही है। अब आते हैं धारा 7 पर। अभी मैंने आपको बताया धारा 6, अब आते हैं धारा 7 पर। वित्तीय प्रबंधन संबंधी जो उत्तरदायित्व है उसको धारा 7 में बताया गया है, जिसमें प्रश्न बार बार पूछता है, तो ध्यान रखना है केंद्र और राज्य का जो खर्च का अनुपात है, केंद्र सरकार 60% देगी तो राज्य सरकार 40%। ये वित्तीय प्रबंधन का अनुपात है, ये अनुपात पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 कहता है राज्य और समुचित सरकार के कर्तव्यों की बात इसमें दी गई है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों की बात की गई है, तो स्थानीय प्राधिकारी के कोई भी कर्तव्य की बात आती है तो आपको धारा 9 समझना है। धारा 10 में माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य की बात की जा रही है, तो माता पिता व संरक्षक का ये दायित्व बताया गया है कि वो अपने बच्चे का एडमिशन 6 से 14 साल के बच्चे को हर हाल में एडमिशन कराए। ये उसको निर्देशित किया गया है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया गया है, पर उसको निर्देशित जरूर किया गया है कि उसका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में जरूर पढ़ाए, ऐसा उनका कर्तव्य जरूर बताया गया है। आगे आती है बात धारा 11 की। तो धारा 11 जो है वो विद्यालय पूर्व अर्थात 3 से 6 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था करना है, मतलब 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों की बात की जा रही है। विद्यालय पूर्व अर्थात विद्यालय जाने से पहले, तो 6 वर्ष का बच्चा क्लास 1 में जाता है, तो क्लास 1 में जाने से पहले अर्थात 3 से 6 वर्ष के होने के बीच बच्चे को बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई करना है उसकी व्यवस्था के बारे में धारा 11 में कही गई है। तो अब आते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं, जिसकी पहली धारा है धारा 12। धारा 12 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निजी विद्यालय स्कूलों में 25% आरक्षित सीट हैं। 25% सीटों पर प्रवेश के लिए आरक्षण दिया गया है, अर्थात किसी विद्यालय में अगर जितने भी उस विद्यालय में संख्या होगी उस संख्या का 25% निकाल कर उसमें आपको आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा RT 2009 के नियम के तहत, ये है। अब आते हैं धारा 13 पर। धारा 13 ना प्रवेश परीक्षा ना कोई शुल्क लिया जाएगा ये निर्धारित कर रहा है। RTE 2009 के तहत अगर किसी बच्चे का एडमिशन किसी निजी विद्यालय में होता है तो ऐसा हो सकता है कि विद्यालय एडमिशन ना लेना चाहे और उसके लिए वो प्रवेश परीक्षा रख दे, तो इसको धारा 13 पहले ही मना करता है कि आप कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते और कोई शुल्क भी नहीं ले सकते RT के बच्चे से। धारा 13 साफ साफ इसके लिए आपको बाध्य करता है। अब आता है धारा 14। आयु के प्रमाणित ना होने की स्थिति में भी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यह नियम बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, इसलिए RT में आवेदन करने वालों को भी दिक्कत आता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप RT के तहत किसी का प्रवेश कराना चाह रहे हैं और आयु प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो माता पिता उसको लिख कर दे देगा कि बच्चे की इतनी आयु है, वो भी RT के तहत प्रमाणित मानी जाती है और वो गांव के पंचायत सरपंच सचिव से भी उसको प्रमाणित करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयु के प्रमाणित ना होने पर किसी कारण प्रमाणित नहीं भी हो रहा है, दस्तावेज नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं धारा 15 पर। धारा 15 में कहा गया है सीधा सीधा कि प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। जिस बच्चे का नाम एक बार RT पोर्टल में आ गया है उसको आपको एनी हाउ एनी कंडीशन एडमिशन देना ही पड़ेगा। अब आते हैं धारा 16 पर। 1 से कक्षा 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता, यह धारा 16 के कारण होता है। कक्षा 1 से 8 तक यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फेल नहीं करना है, ये धारा 16 कहता है। धारा 17। बालक को आप शारीरिक दंड
या मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते। प्रतिषेध है, निषेध है, बिल्कुल सख्त मना है। बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक दंड उत्पीड़न नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। धारा 17 बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 18। धारा 18 में विद्यालय को मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, इस बात का जिक्र किया गया है। धारा नेक्स्ट है धारा 19। धारा 19 कहता है विद्यालय मान्यता हेतु अनुसूची में निर्दिष्ट मानक लिखा है, सॉरी ये वो हो गया है। मानक को पूरा करने के निर्देश के आधार पर ही दी जाएगी। जो भी नियम है आरटी को उसको पूरा करेंगे तभी आपको अनुमति मिलेगी विद्यालय चलाने की। इसकी बात धारा 19 करता है। और उस मानक के बारे में धारा 19 कहता है कि मानक 3 वर्ष में पूरे हो जाने चाहिए। अब आते हैं धारा 20 पर। केंद्र सरकार को संशोधन संबंधी शक्ति, केंद्र सरकार अगर आरटी में कुछ संशोधन करना चाहती है तो वो शक्ति धारा 20 उसे प्रदान करती है। इसी प्रकार धारा 21 बात करता है विद्यालय प्रबंधन समिति की, जिसको हम कहते हैं एसएमसी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक ही होंगे। कितने? 3/4। 50% सदस्य उनमें से महिला यानी स्त्रियां होगी। दुर्बल वर्ग के या समूह के माता पिता का भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें विशेष लोगों को आपने दे दिया। फिर से देखें, धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसके 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होने चाहिए। 50% सदस्य स्त्रियां होगी यानी महिला होगी, और दुर्बल वर्ग या समूह के माता पिता का भी इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब आते हैं धारा 22। धारा 22 बात करता है विद्यालय प्रबंधन समिति के वर्क के बारे में, कार्य के बारे में, जैसे विद्यालय विकास योजना, जिसे शॉर्टकट में हम SDMC भी कहते हैं। तो SMC पूछे तो धारा 21 और STMC पूछे विद्यालय विकास योजना पूछे तो धारा 22। अब आते हैं धारा 23 पर। शिक्षक की योग्यता संबंधी जो शर्तें हैं वो धारा 23 में बताई गई है। ये इतना जरूरी नहीं था, इससे ज्यादा जरूरी है धारा 24। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं, जिससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। पहला कर्तव्य है समय का पालन करें। ऐसा नहीं कि स्कूल लग रहा है 9 बजे और आप पहुंच रहे हैं 11 बजे, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहला शर्त है समय का पालन। दूसरा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना। वहां विद्यालय में जाके गप्पे मारना नहीं है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना ये शिक्षक का दूसरा कर्तव्य है। कमजोर बच्चों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण देना, ये शिक्षण है, ये क लिख दिया हूं मैं, ये शिक्षण देना है। समय का पालन करना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना और बच्चों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण देना। माता पिता या संरक्षक से नियमित बैठक लेना भी शिक्षक का कर्तव्य है। बच्चों की मानसिक क्षमता स्तर की पढ़ाई करना, बच्चों की मानसिक क्षमता स्तर की पढ़ाई करना, अभिभावकों से समय समय पर बैठक करना और रिपोर्ट कार्ड या व्यवहार की चर्चा करना। ये कुछ बातें हैं जो शिक्षक के कर्तव्य में दी गई है। अब साथियों, अब हम देखते हैं धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न पूछता रहता है, तो आइए इसे समझते हैं। अगर हम प्राथमिक शाला की बात करें तो यह अनुपात है 30:1, अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक। जी हाँ, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। इस आधार से अगर देखें तो 31 से 60 पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3 शिक्षक, 90 से 120 पर 4 शिक्षक, 121 से 150 तक 5 शिक्षक,
150 से 200 तक 5 शिक्षक और 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर अनुपात 40:1 हो जाएगा। 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर अनुपात 40:1 हो जाएगा और एक प्रधान पाठक भी होगा। ये रही प्राथमिक शाला की बात। इसी तरह अगर उच्च प्राथमिक शाला की बात करें तो 35:1 रेशियो है, अर्थात 35 बच्चों पर एक शिक्षक। साथियों, ये मैं आरटी केंद्र गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। राज्यों पर इनका विवरण कुछ अलग अलग होता है, पर पूछा यहीं से ज़्यादा जाता है। अगर आप राज्य विवरण निकालेंगे तो उसमें कुछ कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में विषय आधारित शिक्षक बताए गए हैं, जैसे गणित के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, भाषा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। अगर विद्यार्थी 100 से अधिक हैं तो एक प्रधानाचार्य, एक अंशकालिक शिक्षक, एक कला शिक्षक, एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक होना अनिवार्य है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर इस टारगेट को पूरा कर लेना है, पर अभी तक ये टारगेट पूरा होता नजर नहीं आता है। आइए इसी कड़ी में बात कर लेते हैं धारा 26 की। धारा 26 में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में 100% से अधिक सीट रिक्त नहीं होनी चाहिए आरटीई की, ये भी निर्देशित किया गया है धारा 26 में, ध्यान रखना है। अब आते हैं धारा 27 में। धारा 27 में आपको मिलता है शिक्षक के कार्य। तो शिक्षक को चुनाव में, जनगणना में और प्राकृतिक आपदा में, इन 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षक को चुनाव, जनगणना और प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ये कहता है धारा 27। इसी प्रकार धारा 28, कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं नहीं लगा सकते या स्वयं उसमें आप भाग नहीं ले सकते। धारा 28 कहता है कि कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते। प्राइवेट ट्यूशन का गवर्नमेंट शिक्षक के द्वारा चलाया जाना गैर कानूनी होगा धारा 28 के अनुसार। इसमें धारा 29 आता है और धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी है, जिसमें कुछ निर्देश इस प्रकार हैं। बालक को भय मुक्त वातावरण प्रदान करना है, मारकर, डांटकर, धमकाकर नहीं रखना है। बालक का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए, बिना डरे वो पढ़े और आगे बढ़े, इस तरह का वातावरण होना चाहिए, धारा 29 का पॉइंट 1 कहता है। इसी प्रकार बालक को अपने मत रखने हेतु स्वतंत्र रखना है। बालक को समझने की शक्ति और उसके उपयोग करने का सतत मूल्यांकन करना है कि वो समझ रहा हो और उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो पहला पॉइंट कि भयमुक्त वातावरण देना है, और दूसरा पॉइंट कि उसे पूछने, विचारने, बात करने के लिए स्वतंत्र भी करना है। इसके बाद आता है धारा 30। धारा 30 कहता है कि हमें बोर्ड परीक्षा नहीं लेनी है और प्रभाव उसका कम कर देना है, ताकि बच्चे के ऊपर दबाव ना बने कि आपका बोर्ड पेपर है, आप पढ़ो, ये करो, वो करो, इस तरह का दबाव बच्चे के ऊपर नहीं बनाना है। ये धारा 30 कहती है कि बोर्ड परीक्षा आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नहीं लेना है। इसी प्रकार अब हम आते हैं अध्याय 6 पर। साथियों, गलती से 66 लिख दिया है, ये 6 है। अध्याय 6 पर, अध्याय 6 कहता है बालकों के अधिकार का संरक्षण करना। अध्याय 6 में है बालकों के अधिकार का संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत आता है धारा 31। धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधी जानकारियां देता है। इसी प्रकार धारा 32 है। धारा 32 बालक अपने अधिकार संबंधी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी को लिखित रूप में कर सकता है, इसकी अनुमति देता है। इसी प्रकार है धारा 33। धारा 33 केंद्र सरकार अधिसूचना और राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसमें विषय बाल विकास विशेषज्ञ जैसे विषयों को
विषय विशेष लोगों को रखा जाएगा। तो ये धारा 33 कहती है। धारा 34 राज्य सलाहकार समिति का गठन करेगी, ये धारा 34 कहती है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। अब आते हैं अध्याय 7, जो अंतिम अध्याय है, प्रकीर्ण एवं विस्तार, इस अध्याय का नाम है। इसमें आता है धारा 35, केंद्र सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति की बात ये करता है। धारा 36, दंडनीय अपराधों के अभियोजन के पूर्व आपको किसी अधिकारी से मंजूरी लेना पड़ेगा, जो सक्षम अधिकारी है। ये धारा 36 कहता है आप अपने से कोई दंडनीय अपराध वाला काम नहीं करेंगे, सक्षम अधिकारी की पूरी मंजूरी होनी चाहिए। और बच्चे को तो शारीरिक मानसिक दंड देना ही नहीं है, यह आपने उधर धारा 17 में पढ़ रखा है। धारा 37 सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण करने का आपका कार्य है, ये धारा 37 यानी 37 कहता है। अंतिम धारा है धारा 38, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है समुचित सरकार को, ये था धारा 38। तो साथियों, मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से वो संपूर्ण पॉइंट क्लियर किए, और कंप्लीट पीडीएफ है, आपको इसको पढ़ने के बाद और कहीं से आरटी 2009 पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, हम आपके सहयोग के लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो यहाँ मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा निःशुल्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।